नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान सवाल क्यों पूछते हैं? बचपन से ये शुरू हो जाता है ना? आसमान नीला क्यों है? चिड़िया कैसे उड़ती है? ये क्या है? वो कैसे होता है? ये जो क्यों और कैसे की भूख है ना, मुझे लगता है यही तो सब कुछ की जड़ है। एक जगह बड़ी अच्छी बात कही गई है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और काम करने का एक जबरदस्त तरीका है, जो दुनिया के रहस्यों की परतें खोलता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। और ये हमारी इसी बचपन की जिज्ञासा से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर लोग विज्ञान शब्द सुनते ही मतलब मुश्किल फॉर्मूले और केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि असल में विज्ञान एक एडवेंचर है, एक एक खोज है। ये बस तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और कुदरत के राज जानने की एक कोशिश है। और इस एडवेंचर का जो फ्यूल है, इसका सबसे जरूरी हिस्सा वो हमारी जिज्ञासा ही है। बिना जिज्ञासा के तो कोई खोज शुरू ही नहीं हो सकती। सही बात है। और ये जिज्ञासा कोई मतलब आसमान से नहीं टपकती। नहीं नहीं। ये तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है। जरा सोचिए उन सवालों के बारे में जो हम सब ने कभी ना कभी सोचे होंगे। जैसे रात को आसमान में टिमटिमाते तारे, वो बस रोशनी के धब्बे तो नहीं है। वो असल में है क्या, और वो चमकते क्यों हैं? या फिर एक फूल को देखकर हैरानी होती है कि उसे कैसे पता चलता है कि अब सुबह हो गई और खिलने का वक्त आ गया है। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक नन्हा सा बीज जिसमें जान तक नजर नहीं आती, वो कैसे एक पूरे हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। कहाँ से आती है उसमें इतनी ताकत? सही है। या फिर वो इल्ली जो रेंगती रहती है, वो अचानक अपने चारों ओर एक कवच बना के कुछ हफ्तों बाद एक खूबसूरत तितली बनकर कैसे बाहर निकल आती है। हाँ, ये तो कमाल ही लगता है। ये किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है, बायोलॉजी का एक चमत्कार जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वाह, मेटामॉर्फोसिस। देखिए, एक छोटा सा सवाल, इल्ली तितली कैसे बनती है, हमें कितने गहरे विज्ञान तक ले गया। और यही तो मजेदार बात है कि विज्ञान हर जगह है, रेत की छोटे से कण से लेकर हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों तक। और इसका दायरा कितना बड़ा है ये सोचना ही हैरान कर देता है। घास के एक मामूली से तिनके में भी पूरा इकोसिस्टम छिपा हो सकता है, और दूसरी तरफ अमेज़न जैसे विशाल जंगल हैं, जिनका हर कोना एक रहस्य है। बिल्कुल समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां भी अजीबोगरीब जीव रहते हैं। और फिर अंतरिक्ष की तो उसकी तो बात ही क्या, अरबों खरबों तारे, गैलेक्सीज, सब विज्ञान के ही खेल के मैदान है। मतलब ये एक ऐसी पहेली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, आप एक टुकड़ा सुलझाते हैं और पाते हैं कि अरे इससे तो 10 नए सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल। जैसे हमें पता चला कि तारे असल में सूरज जैसे गोले हैं, तो सवाल उठा कि वो बने कैसे। जब उसका जवाब मिला तो सवाल आया कि क्या उनके चारों ओर भी हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। और कभी कभी तो हमें ये भी पता चलता है कि पहेली का जो टुकड़ा हम सही समझ रहे थे, वो असल में गलत जगह पर लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, जैसे सर्दियों तक हम मानते रहे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्योंकि हमें रोज सुबह वो पूरब से उगता और शाम को पश्चिम में डूबता दिखता था। ये हमारा अवलोकन था। जो दिखता था वही सच मान लिया। हाँ, लेकिन फिर निकोलस कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने और गहरे अवलोकन और गणित से साबित किया कि नहीं, पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। एक खोज ने दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। एक कमाल का उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई जादुई तरीका होता है? हम अक्सर साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि के बारे में सुनते हैं और लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज होगी। हाँ, जो सिर्फ बड़ी बड़ी लैब में ही इस्तेमाल होती होगी। एग्जैक्टली। और सच तो ये है कि ये कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है। हम सब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, कैसे? कोई आसान सा उदाहरण देकर समझाइए। जरूर। मान लीजिए आप कुछ लिखने बैठे हैं और आपकी कलम ने अचानक चलना बंद कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये पेन चल क्यों नहीं रहा? ये है वैज्ञानिक विधि का पहला कदम, प्रश्न, क्वेश्चन। ठीक है, सवाल तो आ गया। फिर फिर आप तुरंत एक अंदाजा लगाएंगे,
आप सोचेंगे शायद इसकी स्याही खत्म हो गई है। ये हुआ आपका अनुमान, हाइपोथेसिस। ये एक तार्किक अंदाजा है, कोई हवाई बात नहीं। समझ गया। सवाल पूछा, फिर एक अंदाजा लगाया। इसके बाद तो मैं पेन को खोलकर देखूंगा। बिल्कुल, और यही है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, परीक्षण, टेस्ट। आपने पेन को खोला, रिफिल निकालकर देखी। अगर रिफिल खाली है तो आपका अनुमान सही साबित हुआ। वाह! बधाई हो, आपने एक वैज्ञानिक की तरह समस्या को सुलझा लिया। लेकिन अगर रिफिल में स्याही हुई तो? तब तो मेरा पहला अनुमान गलत हो गया। यही तो असली मजा है। अगर आपका अनुमान गलत साबित होता है तो आप हार नहीं मानते। आप एक नया अनुमान लगाते हैं। अच्छा, स्याही तो है, शायद निब पर सूख गई होगी। ये आपका नया अनुमान, न्यू हाइपोथेसिस है। फिर आप इसका परीक्षण करते हैं। आप पेन को किसी रफ कागज पर घिसकर देखते हैं या निब को हल्का सा गर्म करते हैं। ये आपका नया परीक्षण, न्यू टेस्ट है। और ज्यादातर मामलों में पेन चल पड़ता है। हाँ। अरे वाह! ये तो वही प्रक्रिया है। अवलोकन मतलब पेन का रुकना, फिर सवाल, अनुमान, परीक्षण और फिर नतीजों का विश्लेषण। हम ये सब दिन में कितनी ही बार करते हैं बिना ये सोचे कि हम असल में विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। और ये सिर्फ कलम तक ही सीमित नहीं है। किचन में काम कर रहा एक रसोइया सोचता है कि कुकर से दाल बाहर कैसे आ गई। क्या पानी ज्यादा था या आंच तेज थी? वो अगली बार पानी कम करके या आंच धीमी करके देखता है। ये भी तो एक प्रयोग ही है। सही है। एक मैकेनिक जो ये पता लगा रहा है कि साइकिल के टायर से हवा कहाँ से निकली, वो टायर को पानी में डालकर बुलबुले खोजता है। हाँ, ये तो सब करते हैं। ये भी एक परीक्षण है। एक इलेक्ट्रिशियन जो ये ढूंढ रहा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, वो पहले बल्ब बदलता है, फिर होल्डर चेक करता है और फिर स्विच। ये सब वैज्ञानिक विधि के ही तो उदाहरण है। लेकिन क्या ये तरीका हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब कभी कभी खोजें तो बस अचानक हो जाती है ना। जैसे कहते हैं कि न्यूटन के सिर पे सेब गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली। क्या वो भी वैज्ञानिक विधि थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सेब वाली कहानी शायद पूरी तरह सच न हो, लेकिन ये एक अहम बात की ओर इशारा करती है, संयोग की भूमिका। अच्छा। लेकिन यहाँ भी संयोग सिर्फ तैयार दिमाग की मदद करता है। हजारों सालों से लोगों के सिर पर सेब गिर रहे थे, लेकिन सिर्फ न्यूटन ने ही ये सवाल पूछा, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा? हाँ, ऊपर या साइडवेज क्यों नहीं गया? उनका दिमाग पहले से ही ग्रहों के गति और बलों के बारे में सोच रहा था। सेब का गिरना उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन था, जिसने उनके दिमाग में एक प्रश्न, क्वेश्चन को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने सालों तक गणित और प्रयोगों से अपने अनुमान, हाइपोथेसिस को एक सिद्धांत में बदला। तो संयोग ने सिर्फ एक चिंगारी दी, आग तो उनके दिमाग में पहले से थी। मतलब सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं, उस सवाल के पीछे पड़ना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल होता होगा। हम अक्सर वैज्ञानिकों की तस्वीर अकेले लैब में काम करते हुए देखते हैं, पर हकीकत शायद कुछ और है। हकीकत इससे बहुत अलग है। आज के दौर में विज्ञान एक टीम गेम की तरह है। शायद ही कोई बड़ी खोज अकेले होती है। आप लाइगो प्रोजेक्ट का उदाहरण लीजिए, जिसने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की। ओ, ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, उस प्रोजेक्ट में 15 देशों के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे थे। 1000 से ज्यादा? हाँ। या फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसने पहली बार पूरे इंसानी डीएनए को मैप किया। उसमें भी दुनिया भर की कई लैब्स और हजारों वैज्ञानिक शामिल थे। तो मतलब ज्ञान को साझा करने से वो बढ़ता है। ये हमारे लिए भी एक सीख है। अगर हम किसी सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढ पा रहे, तो अपने दोस्तों या टीचर से पूछने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, मिलकर खोजना हमेशा ज्यादा मजेदार और असरदार होता है। बिल्कुल। और विज्ञान की एक और खूबसूरत है पीयर रिव्यू की प्रक्रिया। पीयर रिव्यू? हाँ, जब कोई वैज्ञानिक एक खोज करता है तो वो उसे सीधे दुनिया के सामने नहीं लाता। पहले वो अपने काम को उसी क्षेत्र के दूसरे एक्सपर्ट्स को दिखाता है, जो उसे अच्छी तरह से जांचते परखते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, सवाल उठाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उस खोज को मान्यता मिलती है। ये विज्ञान को
आत्म सुधार का एक जबरदस्त तंत्र देता है। ये तो कमाल है। मतलब विज्ञान में कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी दावा नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। उसे दूसरों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। वही। यही चीज विज्ञान को इतना भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल, हाँ। और हमें ये भी मानना होगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। विज्ञान की यात्रा एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़नी। हो सकता है आप 6वीं क्लास में कोई सवाल पूछे और उसका जवाब आपको कॉलेज में जाके मिले, या शायद कभी ना मिले। हाँ, या शायद कभी ना मिले, और वो सवाल आपको एक वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित कर दे। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, भले ही जवाब फौरन ना मिले। बिल्कुल। क्योंकि हर सवाल एक नई खोज का दरवाजा खुलता है। और मजा मंजिल में उतना नहीं है जितना उस खोज की यात्रा में है। हर अरे ये ऐसे काम करता है वाले पल में जो खुशी मिलती है, वही विज्ञान का असली इनाम है। वाह! तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो कुछ बहुत ही मजेदार बातें सामने आती हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में बंद जानकारी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिज्ञासा से शुरू होने वाली एक जिंदा प्रक्रिया है। सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने का एक रोमांचक सफर। दूसरी बात ये कि इस सफर का जो नक्शा है, यानी वैज्ञानिक विधि, वो कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। हम सब उसे रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। अपनी इसी आदत को पहचानना और उसे और बेहतर बनाना ही हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचने में मदद करता है। और आखिर में ये सफर अकेले का नहीं है। विज्ञान एक सामूहिक कोशिश है, एक टीम वर्क है। ज्ञान को साझा करने, दूसरों के काम की समीक्षा करने और मिलकर बड़ी समस्याओं को सुलझाने से ही मानवता आगे बढ़ती है। इसलिए अपनी जिज्ञासा को कभी मरने ना दें और अपने आसपास की दुनिया की खोज करते रहें। मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। एक जगह लिखा है, ये संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। वाह! ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम अभी कितना कम जानते हैं और खोजने के लिए एक पूरा ब्रह्मांड बाकी है। ये तो सच में विनम्र बना देने वाला ख्याल है। तो सुनने वालों के लिए मेरा आखिरी विचार ये है, आज अपने आसपास की किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम रोज देखते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते। वो आपकी चाय का कप हो सकता है, आपके फोन का चार्जर या सड़क पर लगा एक पेड़। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। आज उसके बारे में एक नया सवाल पूछिए। चाय ठंडी क्यों हो जाती है? चार्जर गर्म क्यों होता है? इस पेड़ के पत्ते हरे ही क्यों हैं? आपका ये एक छोटा सा सवाल ही आपकी अपनी व्यक्तिगत वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि जैसा कि एक बहुत अच्छी कहावत है, बुद्धिमान होने के लिए आपको सवाल पूछने वाला बनना जरूरी है।